So hello everyone. Now we are going to discuss the Hindu paper for 16th February. ठीक है, तो आज हम देखेंगे जो इंपॉर्टेंट न्यूज है 16 फरवरी की, ये है एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस के बारे में। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। 16th फेब का अगर न्यूज़पेपर आप उठाएंगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा ये आर्टिकल। ये पर्टिकुलर आर्टिकल किस चीज के बारे में है? ये एक साइलेंट पेंडेमिक के बारे में है। देखिए इसकी कहीं पे चर्चा नहीं होती, पर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू है। अगर आप देखें जैसे कोरोना पेंडेमिक में हमने देखा कि बहुत मेजर जो हेल्थ चैलेंजेस है, कैसे आपका पूरा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है हेल्थ का वो कोलैप्स हो गया था। बट ये इस टाइप के इशू है एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। सबसे पहले एक बार इसे देख लेते हैं कि है क्या। देखिए एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस अगर मैं सिंपल आपको बताऊं ये क्या है, जैसे आपने देखा होगा कि बहुत सारे डिसीजेज में आप कोई पर्टिकुलर एंटीबायोटिक लेते रहते हैं, ठीक है, तो वो एक टाइम पे आके काम करना बंद कर देती है। वो क्यों करना बंद कर देती है? जो पैथोजन है, जब हम एंटीबायोटिक की बात करते हैं तो आपको पता है वो बैक्टीरियल जो डिसीज रहेगी उसके केसेस में काम करता है, ठीक है। तो वो जो बैक्टीरिया है पर्टिकुलर वो क्या कर लेगा, वो रेजिस्टेंस डेवलप कर लेगा कि अब आप ये दवाई खाइए, हम पे कोई असर नहीं होगा। टीबी के केसेस में बहुत ही मेजर प्रॉब्लम है, इसीलिए आपने देखा होगा कि कई सारी टाइप की टीबी आ चुकी है। जैसे आपका सिंपल ट्यूबरकुलोसिस जो है वो टीबी आपकी, फिर उसके बाद में आपका डीआर टीबी है, ड्रग रेजिस्टेंस। उसके बाद में इस पे और भी थेरेपी काम नहीं करती तो उसको क्या बोलते हैं, एमडीआर, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस टीबी, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है यहाँ पे, ये जो एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस है वो डेवलप होता जाता है। वो कब होता है? जब आप बिना प्रिस्क्रिप्शन के एंटीबायोटिक खाते हो, जब आप बिना डॉक्टर के किसी भी कंसल्टेशन के अब खुद ही डॉक्टर बन जाते हो, ये सारे इशू आते हैं तब, ठीक है। एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस क्या है? बेसिकली रेजिस्टेंस एक्वायर्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो मैंने आपको बताया पैथोजन चाहे वो बैक्टीरिया हो, वायरस हो, फंगल हो, बट जब हम एंटी बैक्टीरियल डिसीजेज की बात करते हैं, टीबी की बात करते हैं, तो वो पर्टिकुलर जो बैक्टीरिया है वो जब रेजिस्टेंस डेवलप कर लेता है, ठीक है। बाकी ये किसी भी केसेज में होता है, क्योंकि जब हम माइक्रोबियल की बात करते हैं, माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, तो वो आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया भी हो सकता है, वायरस भी हो सकता है, फंगी भी हो सकता है, पैरासाइट भी हो सकता है, ठीक है। ये बहुत ही मेजर इशू है। इस पे अभी क्या हुआ था, अगर आप ये न्यूज आर्टिकल पढ़ेंगे तो यहाँ पे एक इंफॉर्मेशन है कि 2019 का जो सर्वे है एक, उस सर्वे में क्या बोला गया है कि 4.95 मिलियन लोग की डेथ जो है इस पर्टिकुलर इशू से, आपका माइक्रोबियल रेजिस्टेंस की वजह से हुई है, करीब करीब 50 लाख लोगों की, ठीक है। ये सर्वे था 2019 का। अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में ये धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। तो आपको पता होगा कि इंडिया में बहुत सारे डॉक्टर देखते हैं कि प्राइवेट सेक्टर में, स्पेशली अगर बात करो रिमोट एरियाज की, तो आपने नाम सुना होगा झोला छाप डॉक्टर। तो ये यहाँ पे क्या करते हैं, ये वही एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब करते रहते हैं पर्टिकुलर, बिना किसी टेस्ट, बिना किसी डायग्नोसिस के। तो धीरे धीरे वो क्या होता है, वहाँ पे एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें अपना प्राइमरी हेल्थ केयर जो सिस्टम है उसको स्ट्रेंथन करना पड़ेगा, वहां पे हमें एम्पावर करना पड़ेगा और इस टाइप की एक्टिविटी पे रेस्ट्रिक्शन लगाने पड़ेंगे, ठीक है। तो ऐसे झोला छाप डॉक्टर जो क्या नहीं करते, क्या वो बिना किसी डायग्नोसिस के आपको मेडिसिन दे देते हैं। और ये आपको अपने लेवल पे भी अवेयर होना पड़ेगा कि पर्टिकुलर अगर कोई डिसीज मुझे लग रहा है तो पहले उसका डायग्नोसिस किया जाए, उसके बाद में कुछ डॉक्टर जो प्रिस्क्राइब करे वो मेडिसिन ले। खुद डॉक्टर आप बनिए मत। अगर आपको लगता है ट्रेडिशनल कोई चीज़ें हैं वो आप ले सकते हैं, बट आप अगर कन्वेंशनल जो मेडिसिन है वो आप तभी लीजिए जब आपको डॉक्टर प्रिस्क्राइब करे। अदरवाइज ये बहुत ही मेजर इशू आने वाले टाइम में हो सकता है। और अगर हम इस आर्टिकल की ओर बात करें तो यहाँ पे एक मस्कट कॉन्फ्रेंस हुई थी। मस्कट आपको पता है ओमान में है, ठीक है। तो यहाँ पे एक कॉन्फ्रेंस हुई थी और इस कॉन्फ्रेंस में इस इशू के रिलेटेड कई सारे गोल्स जो है इन्होंने रखे थे कि हमें क्या करना है 2030 तक। कुछ ऐसे इशू हैं जिनको हमें रिड्यूस करना है, उन चीज़ों को टैकल करना है। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे है आपका इस पर्टिकुलर कॉन्फ्रेंस में क्या बोला गया कि जो टोटल अमाउंट ऑफ एंटी जो आपके माइक्रोबियल्स हैं जो यूज किए जाते हैं एग्री फूड सिस्टम में, उनको आपको क्या करना है, उनको आपको यहाँ पे 30 से 50% तक रिड्यूस करना है, ठीक है। दूसरी चीज जो दूसरा गोल इसमें था, जो इस कॉन्फ्रेंस में था, वो था आपका हमको एलिमिनेट करना है क्या, एंटी जो माइक्रोबियल है इनका यूज एनिमल और फूड प्रोडक्शन, ठीक है। एनिमल आपको पता है लाइव स्टॉक फार्मिंग की अगर हम बात करते हैं या फिर फूड प्रोडक्शन की, तो हम इनका यूज कम करेंगे, एलिमिनेट करेंगे, ये गोल था। फिर अगला गोल था कि हमें 2030 तक क्या करना है, एटलीस्ट आपका जो एंटीबायोटिक कंजम्पशन है वो कम से कम 60% ऐसी मेडिसिन से आना चाहिए जो कि WHO जिनको प्रिस्क्राइब करती है, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर गोल्स थे, आप जरूर देखना, प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन आ सकता है मस्कट कॉन्फ्रेंस जो है वो किस
किससे रिलेटेड है, तो आपको बताना है एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस से रिलेटेड है। इसके पर्टिकुलर गोल्स के बारे में पूछा जा सकता है, 2030 तक कितने गोल्स है, इसको आप जरूर पढ़ना। देखिए कोई भी आप इसमें आर्टिकल मिस कर जाइए, बट ये आर्टिकल जरूर पढ़िए, क्योंकि ये आपका प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन बन सकता है और मेंस में तो आपको पता ही है कि हेल्थ से पर्टिकुलरली पब्लिक हेल्थ की जब हम बात करते हैं तो वहां पे ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। और इसके बाद में जो इस आर्टिकल को बाकी आप स्किप कर सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक आपको जरूर पढ़ना है जो एक गोल्स है, और फिर बाकी माइक्रोबियल का मैंने आपको बता ही दिया ये क्या होता है, ठीक है। और पॉलिसी की अगर हम बात करें तो इंडिया में आपको पता है एक नेशनल एक्शन प्लान ऑन एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, ये आपका 2017 टू 21 ये एक प्लान इंडिया ने किया था इस पर्टिकुलर जो आपका ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम है इसको टैकल करने के लिए। तो वहां से इससे भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इंडिया का जो नेशनल एक्शन प्लान है माइक्रोबियल रेजिस्टेंस से रिलेटेड वो क्या है और उसमें क्या क्या इश्यूज है, उसको आप देखना, ठीक है। तो ये आपके लिए है, और बाकी हमने देख लिया कि क्या क्या गोल्स थे। मस्कट कॉन्फ्रेंस पे अगर आप रिसर्च करना चाहते हैं तो उसको आप गूगल करके उस चीज़ को देख लीजिए, ठीक है। देखिए यहाँ पे एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस को जो टैकल करने के लिए एक और चीज़ थी कि वन हेल्थ जो है उसको प्रमोट करना चाहिए। देखिए मैं सिंपली आपको वन हेल्थ का कंसेप्ट बता दूं कि जब हम वन हेल्थ की बात करते हैं तब हम सस्टेनेबिलिटी की बात कर रहे हैं, तब हम क्या है कि हम सिंपल फोकस हमारा ह्यूमन लाइफ पे नहीं है, हमारा फोकस क्या है इंटीग्रेटेड वे में हम चीज़ों को देखते हैं। ह्यूमन लाइफ आपको पता है नेचर से कनेक्टेड है, तो हम ह्यूमन लाइफ को एनिमल लाइफ के साथ में देखते हैं, हम ह्यूमन लाइफ को इकोसिस्टम या इन्वायरमेंटल हेल्थ के साथ में सोचते हैं कि जैसे आपने देखा कि हमें ह्यूमन को डायग्नोसिस अच्छे से होना चाहिए, ट्रीटमेंट अच्छा मिलना चाहिए, क्या यहीं से आप हेल्थ को कंट्रोल कर लोगे? नहीं कर सकते। आपने पेंडेमिक में देखा कि पेंडेमिक जेनेटिक जो आपके डिसीजेस है वो बढ़ती जा रही है, उससे क्या हो रहा है कि जैसे ही जैसे ह्यूमन जो है कॉन्टैक्ट में आता है वाइल्ड जो आपके वायरसेस होंगे या वाइल्ड लाइफ में जो भी बैक्टीरिया किसी भी टाइप की ऐसी चीज़ें, तो उसके आने से क्या होता है खतरा बढ़ता जा रहा है। तो आपको इसे इंटीग्रेटेड मैनर में टैकल करना पड़ेगा, तो उसमें आपको सारी चीजें देखनी पड़ेगी, आपको इन्वायरमेंट की हेल्थ का भी ध्यान रखना पड़ेगा, एनिमल्स हेल्थ का भी ध्यान रखना पड़ेगा और ह्यूमन हेल्थ का भी। अगर आप ऐसे नहीं करेंगे तो आप हेल्थ का जो इशू है, जो मेजर चैलेंजेस है उनको टैकल नहीं कर सकते। इसी वजह से पिछले कुछ सालों में आपने देखा होगा ये पर्टिकुलर इशू बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मेंस के पर्सपेक्टिव से वन हेल्थ का जो कंसेप्शन है उसको आपको समझना चाहिए, और वो आपका एग्जामिनेशन में कोई भी मेंस में आपसे कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन आ सकता है इससे रिलेटेड, ठीक है। तो इसको आप एक बार देख लेना, ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। नेक्स्ट जब हम चलेंगे तो ये है आपका, देखिए इसको मैं डिटेल में डिस्कस नहीं करूंगा, बट अगर आपके पास टाइम है तो इस पर्टिकुलर आर्टिकल को देख लेना। ये पर्टिकुलर आर्टिकल जिस थीम पे बेस्ड है वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे क्या हुआ है आपको पता है कि रिसेंटली जो है गवर्नर अपॉइंट हुए, हमारे एक जो फॉर्मर जज थे उनको क्या किया गया, एज ए गवर्नर अपॉइंट किया गया। तो और इस पर्टिकुलर आर्टिकल में मेंशन है जो हमारे जो ऑनरेबल फॉर्मर चीफ जस्टिस थे रंजन गोगोई जी, उनको भी आपको पता है मेंबर ऑफ राज्यसभा बनाया गया था। तो यहाँ पे जो ये पूरा आर्टिकल है ये आपका जो जजेस एंड द लेयर ऑफ पॉलिटिकल जॉब, तो इससे रिलेटेड जो आर्टिकल है इसकी जो मेन थीम है वो है आपका जुडिशियल इंडिपेंडेंस, ठीक है। जुडिशियल इंडिपेंडेंस, देखिए जब हम जुडिशरी की बात करते हैं आपको पता है कि सेपरेशन ऑफ पावर का जो पूरा कंसेप्शन है उसमें हमारी जुडिशरी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव पे एक तरीके से चेक रखती है कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन के बेसिस पे वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर नहीं कर रहे हैं तो ये क्या करेंगे, उसको वहाँ पे रेस्ट्रिक्ट करते हैं। तो ऐसे में अगर जजेस क्या करते हैं, कुछ पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट्स लेते हैं, यहाँ पे पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट्स की मैं बात कर रहा हूँ। तो अगर वो पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट्स लेते हैं तो क्या हो सकता है, वहाँ पे जो इनका मेन वर्क है, जब हम बात करते हैं इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी की बात करते हैं, इम्पार्शियलिटी ऑफ जुडिशरी की बात करते हैं हम, तो वो कहीं ना कहीं वो लैग कर जाएगा, ठीक है। आपको पता है कि अगर पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट्स ऐसे जजेस लेने लगेंगे तो क्या होगा, वहां पे पब्लिक परसेप्शन भी जो है वो क्या हो जाएगा, उसको पे भी अटैक होगा। क्योंकि पब्लिक परसेप्शन क्या है कि अगर एग्जीक्यूटिव या लेजिस्लेचर कुछ गलत करती है तो हमारे पास क्या है, हमारे न्यायपालिका है जो हमें न्याय दे सकती है। तो अगर वो ट्रस्ट खत्म हो गया, अगर लोगों को लगा कि जजेस जो है इस टाइप से बेनिफिट ले लिया
जजेस ने। और यहाँ पे अगर थोड़ा भी जुडिशरी का जो ट्रस्ट है लोगों के बीच में अगर वो डाउन होता है तो पूरी तरीके से जो हमारा सेपरेशन ऑफ पावर का कंसेप्शन है, चाहे हम पूरी डेमोक्रेटिक सेटअप की अब बात करें तो वो हिल जाएगा बेस। ठीक है, यहाँ पे मैं किसी जुडिशरी को मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, मैं सिंपली एक इशू के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ कि पर्टिकुलरली काफ़ी सारे जजेस ने इस टाइप के पोस्ट ली है। और ऐसा नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशन में कोई प्रोविजन नहीं है जो उनको रेस्ट्रिक्ट करता है, बट ये पब्लिक परसेप्शन की मैं बात कर रहा हूँ कि पब्लिक परसेप्शन हो सकता है, वो जो ट्रस्ट है जुडिशरी को लेके हो सकता है। बहुत सारे इशू ऐसे हैं जो जुडिशरी में ट्रस्ट को एक तरीके से इम्पैक्ट करते हैं, तो उसमें से ये एक इशू हो सकता है। तो यहाँ पर भी एक फोकस होना चाहिए। हमारे जो फॉर्मर आपके जज थे आपके दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस AP शाह, और ये आपके जो लॉ कमीशन है उसके चेयरमैन भी रहे हैं, उन्होंने पर्टिकुलर आर्टिकल लिखा है और इस प्रॉब्लम को बताया है कि इससे जो एक इम्पैक्ट जाएगा। तो आप इसको पढ़ सकते हैं, एक अच्छा आर्टिकल है। जब मैं जुडिशियल इंडिपेंडेंस की बात करता हूँ या वर्किंग ऑफ जुडिशरी की बात करता हूँ, जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी की बात करता हूँ, जब मैं कन्फ्लिक्ट बिटवीन एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी की बात करता हूँ, तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। ठीक है, तो नेक्स्ट अब आते हैं, नेक्स्ट न्यूज आप देखिए यहाँ पे। तो नेक्स्ट है ऑफ बजट बोरोइंग। देखिए इस पे ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, सिंपली मैं आपको कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन बताऊंगा और बताऊंगा कि ये इशू क्या है। आप इस आर्टिकल को अगर पढ़ेंगे तो इसमें मेन थीम क्या है कि जो आपके स्टेट है उनकी बोरोइंग लिमिट जो है वो कौन डिसाइड करेगा, वो आपका सेंटर डिसाइड करता है। तो बोरोइंग लिमिट को यहाँ पे कुछ स्टेट जो है, स्पेशली जो सदर्न स्टेट है, जहाँ वो स्टेट जहाँ पे सेंटर में अलग पार्टी है और आपकी स्टेट में अलग पार्टी है, वहाँ वो कंप्लेन कर रहे हैं कि जो स्टेट है वो रेस्ट्रिक्ट कर रहा है हमारी बोरोइंग लिमिट को, और इसकी वजह से हमें इशू आ रहे हैं। जो हम अपना प्लान कर रहे हैं, किसी भी प्लान जो हमारा एक्सपेंडिचर है किसी भी रेस्पेक्ट में, वो इम्पैक्ट होता है। ठीक है, स्टेट की अपनी एक कंप्लेन है। तो यहाँ पर जो ये आर्टिकल शो कर रहा है, आर्टिकल बता रहा है आपको कि ऑफ बजट बोरोइंग जो है वो बढ़ती जा रही है। वो क्यों बढ़ती जा रही है? क्योंकि आपकी जो ऑफ बजट बोरोइंग है वो आपकी जब फिस्कल डेफिसिट जो काउंट होती है उसमें, वो फिस्कल डेफिसिट जब पूरी तरीके से मेजर की जाएगी तो उसमें वो काउंट नहीं होगा। ठीक है, तो आप पूछेंगे सर ये पहले ऑफ बजट बोरोइंग ही हमें बता दीजिए ये क्या होता है। तो अगर मैं ऑफ बजट बोरोइंग की बात करूं तो ये वो ऐसी बोरोइंग्स है जो कौन ऑब्टेन करता है, गवर्नमेंट की, जो आप ये समझिए गवर्नमेंट के कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशंस, कुछ ऐसे स्पेशल पर्पस व्हीकल आप देखते हैं कि कोई पॉलिसी गवर्नमेंट ने बनाई तो उसको रिलेटेड वो एक ऐसा इंस्टीट्यूशन बना देते हैं स्पेशल पर्पस व्हीकल, या फिर कोई PSU है वो क्या करती है, वो उस टाइप के लोन लेती है उस पर्टिकुलर स्कीम या उस पर्टिकुलर प्रोग्राम को पूरा करने के लिए। तो ये इस टाइप की बोरोइंग जो है जो बजट में नहीं होंगी वो आपकी ऑफ बजट बोरोइंग्स होंगी। ठीक है, और ये ऑफ बजट बोरोइंग आपकी फिस्कल डेफिसिट में काउंट नहीं होती, तो उसकी वजह से आपको पता है कि जो ये फिस्कल डेफिसिट का है स्टेट का, ये कितना, इसकी लिमिट है 3.4%, और अभी रिसेंट में इसको 0.5% का लेवरेज दिया गया है कि 4% तक स्टेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इसको पार कर जाएगी अगर आप ऑफ बजट को भी इसमें ऐड करोगे। ठीक है, तो उसी वजह से अब स्टेट क्या कर रहे हैं, उनको पता है कि फिस्कल डेफिसिट में काउंट नहीं होगा, तो ऑफ बजट बोरोइंग धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, और इसकी वजह से क्या हो रहा है, आपका डेब्ट टू GDP रेशियो, ठीक है, आपने कितना लोन लिया है अपनी GDP के कंपैरिजन में, वो बढ़ता जा रहा है। और आपको पता है ये चीजें बढ़ती जाएगी तो ऑटोमेटिकली प्रेशर जाएगा आने वाले टाइम में। जो हम फिस्कल मैनेजमेंट की बात करते हैं, फिस्कल कंसोलिडेशन की बात करते हैं, वो पॉसिबल नहीं हो पाता। ठीक है, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है देखना कि इसके लिए क्या आप उपाय लेके आ सकते हैं, क्या आप सजेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, इस आर्टिकल को आप पढ़ लेना, छोटा सा आर्टिकल है। बट अगर मैं कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन की बात करता हूं तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा आर्टिकल 292। ठीक है, ये क्या करता है, ये बेसिकली कवर करता है आपका सेंटर की जो बोरोइंग है। ठीक है, और फिर अगर आप देखें आर्टिकल 293 जो है आपका, ये कहता है कि स्टेट गवर्नमेंट का जो है वो क्या करेगी, वो बेसिकली डिपेंड है यहाँ पे किस पे, कंसेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, समझ गए बात को। तो एक डिपेंडेंस, देखिए जब आप सेंट्रल स्टेट के इंडिया में एडमिनिस्ट्रेटिव एंड लेजिस्लेटिव रिलेशन आप देखते हो, वहाँ पे तो आप देखेंगे कि वहाँ पे एक तरीके से ऑटोनॉमी है। बट जब मैं फिनेंशियल रिलेशन की बात करता हूँ तब आपको दिखेगा कि यहाँ पे बायसनेस है टुवर्ड्स यूनियन। ठीक है, या अगेंस्ट द स्टेट। ठीक है, तो स्टेट को बहुत कम पावर है फिनेंशियल सेक्टर में, उसके अलग फिनेंशियल स्फीयर में उसके अलग रीजन है। ठीक है, उस पर हम डिस्कस नहीं करेंगे, बट ये आप दो पर्टिकुलर आर्टिकल भी देख लेना क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है आपका वो बजट बोरोइंग्स। यहाँ पे आपके पर्टिकुलर प्रोविजन है, अब तक UPSC ने भी नहीं पूछे ये डायरेक्ट यहाँ से, तो वो हो सकता है कि वो इसी प्रोविजन से कोई क्वेश्चन बना दे। ठीक है,
जो ये आर्टिकल है इसने क्या इंपॉर्टेंट जो इशू इसने रेज किए है, ये आर्टिकल बता रहा है कि हमारा जो इंडिया का जो मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017 आया था, और उसने जो बोला था कि क्या है कि आपका जो मेंटल हेल्थ, जो मेंटल पेशेंट होते हैं उनका एक अपना राइट है कि वो राइट टू ट्रीटमेंट, आप अगर उसे पढ़ेंगे तो उसमें बेसिकली ये फोकस था राइट टू ट्रीटमेंट की, उनको जो ट्रीटमेंट के अलग अलग राइट्स, चाहे वो अलग अलग थेरेपीज से रिलेटेड हो, ठीक है, उनका एक्सप्लॉयटेशन नहीं होगा। स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट को उन्होंने डायरेक्ट किया था कि आप जो है पर्टिकुलर फैसिलिटीज़ आप लेके आइए, जिससे क्या की जा सके, इनका जो ट्रीटमेंट है उसमें और ज़्यादा बढ़ाया जा सकते, उनको सस्टेनेबल जो फैसिलिटीज़ है वो प्रोवाइड की जा सके। बट ये आर्टिकल आपको बताएगा कि यहाँ पे अक्रॉस द स्टेट जब सर्वे हुआ तो उस सर्वे में क्या पाया गया कि बहुत सारे जो एक तो लैक ऑफ इंस्टीट्यूशन है। पहली तो बात यह है कि आपके पास इंस्टीट्यूशन ही कम है जितने पेशेंट हैं उनको टैकल करने की। दूसरी चीज़ है कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो बोला गया था वो क्रिएट नहीं किया गया है अब तक। तीसरी चीज़ क्या है, जो इंस्टीट्यूशन है उनके अंदर के जो हालात है वो बद से बदतर है, ठीक है, तो आपको वहां पे भी इंप्रूव करने की जरूरत है। चौथी चीज क्या है, इस पर्टिकुलर एक्ट ने बोला था कि जहां तक पॉसिबल हो सके आपको क्या करना है, वे मेंटल पेशेंट हैं इनको आपको इंटीग्रेट करना है कम्युनिटी के साथ में। देखिए, कम्युनिटी के साथ में इंटीग्रेट करना है, तो इस वाले एस्पेक्ट पे तो बिल्कुल भी काम नहीं हुआ है। आपने देखा भी होगा अपने आसपास मेंटल पेशेंट को एक स्टिग्मा अटैच होता है, तो ये पर्टिकुलर एक्ट इसलिए आया था कि जो ये स्टिग्मा है आप इसको रिमूव करो। रिमूव कैसे होगा, आप स्टिग्मा तब रिमूव कर सकते हो जब आपके पास में हेल्थ फैसिलिटीज होगी। दूसरी चीज क्या है, जब आप इस चीज पे वर्क करोगे कि जो पेशेंट है उसको आप कम्युनिटी के साथ में आप उसका एंगेजमेंट बढ़ाओ, ठीक है, तो वहीं पे आपको जब रिहेबिलिटेशन आप देखते हैं तो रिहेबिलिटेशन उनकी फैमिली के साथ करो, सोसाइटी के साथ करो, इस चीज़ पे आपको वर्क करना है। ये हो नहीं पाया, तो अब ये लूपहोल्स बताए गए हैं इस पर्टिकुलर रिपोर्ट में। आपसे एक मेंस में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पर्टिकुलर एक्ट के प्रोविजन आपसे पूछे जा सकते हैं और चैलेंजेस पूछे जा सकते हैं, ठीक है, जो मेंटल हेल्थ केयर है उसमें पर्टिकुलर। तो इम्पोर्टेंट आर्टिकल है, देखिए मेंस के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है और प्रीलिम्स से भी पूछ सकते हैं। तो लास्ट न्यूज़ होगा ये आपका, तो ये है आईएनएस विक्रांत को लेके। अब हमने पहले भी इसको पढ़ा था कि ये फर्स्ट आपका क्या है, एयरक्राफ्ट कैरियर है, ठीक है, फर्स्ट एयरक्राफ्ट कैरियर है। और बनाया किसने, कोचिन शिपयार्ड ने इसको बनाया है, ठीक है। प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, देखिए प्रीलिम्स में कभी कभी सिंपल क्वेश्चन पूछ देते हैं, पर्टिकुलर नाम मेंशन कर देंगे आईएएस विक्रांत और 4-5 ऑप्शन दे देंगे, क्या है, सबमरीन है या फिर आपका एयरक्राफ्ट कैरियर है। तो ऐसे ये क्या है, आपका एयरक्राफ्ट कैरियर है और कोचिन शिपयार्ड ने बनाया है, इंडिजीनियसली इसको बिल्ड किया गया है, ठीक है। और देखिए यहाँ पे प्रीलिम्स इस टाइप के भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि वो मैच ऑफ द फॉलोइंग में देगा, 3-4 आपको यहाँ पे आपके जो एयरक्राफ्ट कैरियर है उनके नाम मेंशन कर देगा और पर्टिकुलर कंट्री। तो यहाँ पे मैं इंपॉर्टेंट आपको बता दूं तो यहाँ पे यूएसएस का है, यूएसएस गेराल्ड एस फोर्ड क्लास आपका फुजियान है चाइना का, और क्वीन एलिजाबेथ क्लास है आपका यूके का। देखिए इसको तो आप बिल्कुल राइट कर ही देंगे, आप फुजियान भी चाइना और जापान में आपको कंफ्यूजन होगा तो इसको आप याद कर लेना। फुजियान जो आपका एयरक्राफ्ट कैरियर है वो चाइना का है, और अगर मैं फोर्ड की बात करूं, फोर्ड क्लास की, तो ये है आपका यूएसएस का, ठीक है। तो ये आप देख लेना। और यहाँ पे हुआ क्या है कि हमारे जो नेवी चीफ है उन्होंने बोला है कि ये इस जो ईयर का एंड आएगा यहाँ तक ऑपरेशनलाइज हो जाएगा, ठीक है, वो ऑपरेशनल हो जाएगा, काम करना शुरू कर देगा, इंडक्शन उसका हो जाएगा, ठीक है। तो यही सब था अब तक। बाकी कल फिर न्यूज़ हम देखेंगे 17 फरवरी का, और वो जो भी एनालिसिस होगा उसमें मैं ट्राई करूँगा अब कुछ क्वेश्चन भी आपके सामने लेके आ जा सके, ठीक है, तो जिससे और ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग आपकी बढ़े और धीरे धीरे हम उन चीज़ों को और इम्प्रूव करेंगे। और जो भी अगर आपके कोई सजेशन हो प्लीज़ आप कमेंट करिए, और अगर फिर आगे कभी सेशन भी लेने का हुआ लाइव भी हम इस सेशन को रखेंगे। सो थैंक यू सो मच।